अकाउंटिंग क्या है, किसी को आइडिया है? कोई यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मनी ट्रांजैक्शन एक है अकाउंट। हाँ, अकाउंटिंग कह सकते हैं, मगर देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यस। हाँ, देखें, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक एंट्री क्रिएट करेंगे ना, रिकॉर्डिंग मतलब एंट्री क्रिएट करेंगे। और उस रिकॉर्डिंग की एक ट्रायल होती है कि पहले जनरल एंट्री बनेगी, फिर जनरल लेजर में जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगी, टी अकाउंट्स बनेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पर्टेन करती होगी वो एंट्री तो पीएनएल में चली जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पीएनएल के कह सकते हैं हम। और अगर वो पर्टेन करती होगी, उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे आता होगा, तो हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। फिर अगर उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है किसी भी कंपनी की, आप उठा के देख लें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएसओ शेल, तो आपको आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी नंबर वन, एक। नंबर टू बैलेंस शीट होगी। नंबर थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। नंबर फोर नोट टू द अकाउंट्स होते हैं। कुछ चीजों को क्लैरिफाई मतलब डिफाइन करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है, तो उसके लिए वो नोट भी होना जरूरी होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर डिस्क्लोजर जरूर आएगा। जैसे कि आप लॉयर्स हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी फर्म के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं, लीगल केसेस पेंडिंग हैं। और फिर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एज एन अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर, तो हम अपने लीगल जो भी टीम होगी उसको हम लिखते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारी कंपनी के ऊपर कितने केसेस हैं और हर लीगल केसेस का फेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल उस लीगल केसेस के अगेंस्ट डैमेजेस होते होंगे। फाइनेंशियल केसेस में डील करते हैं तो वो डैमेजेस होंगे कि किसी ने, किसी की फायर किया गया किसी एम्प्लॉय को, उसने केस कर दिया कोर्ट में कि मुझे इलीगल तरीके से फायर किया गया है और प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो उसने कंपनी के ऊपर डैमेजेस डाल दिए होंगे कि मैं फॉर एग्जांपल 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है। तो लीगल जो टीम होती है या लीगल जो एडवाइजर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस केस का फेट क्या, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये किसकी केस की स्टैंडिंग अच्छी है, ये हम हार जाएंगे तो हमें प्रोबेबली 50,000 पे करने पड़ेंगे इसको एज अ डैमेजेस, या 2 लाख करने पड़ेंगे। तो ये तीन तीन तरह की वो पॉसिबिलिटीज बताता है कि नहीं, इसमें कोई हमारा केस बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, हमें कुछ डैमेजेस पे नहीं करने इसके अगेंस्ट। या एसईसीपी के भी केसेस होते हैं बहुत सारे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमिटीज ने भी पेनल्टीज डाली होती हैं कि आपने कोई उनके रूल्स फॉलो नहीं किए, कंप्लायंसेस नहीं की, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपने कंप्लायंसेस नहीं की, तो वो भी आपको पेनलाइज करते हैं, तो वो भी लीगल एडवाइजर्स ही केस लड़ते हैं। तो उसमें वो प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज बताते हैं लीगल एडवाइजर। तो उस पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिस पे डैमेजेस आप कंपनी के ऊपर आ रहे होते हैं, मगर वो ट्रांजैक्शन क्योंकि इनकरी नहीं होती, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं करना, मतलब वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, मगर उसका डिस्क्लोजर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देते हैं कि इस कंपनी के ऊपर लेट्स से कि 10 केसेस पेंडिंग है और 10 केसेस के ऊपर जो पॉसिबिलिटी है कि लाइबिलिटी इसके ऊपर, मतलब उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे 50 लाख रुपए, तो वो एज अ डिस्क्लोजर नोट दे देते हैं एक छोटा सा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो पढ़ने चाहिए किसी भी फाइनेंस प्रोफेशनल को। ये बहुत, क्योंकि आगे जाके उसका फेट होता है। ये सारी चीजें आगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप लोग, हम भी करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो उसमें भी काम आती हैं काफी सारी चीजें। इसके अलावा जब मर्जर्स होते हैं कंपनी के आपस में, तो वो ड्यू डिलिजेंस एक प्रोसेस होता है, उसमें भी काम आती हैं ये सारी चीजें कि दोनों कंपनीज जो मर्जर कर रही होती है, जो बेचने वाला होता है अपनी कंपनी को और जो खरीदने वाला होता है, वो अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और उसमें सारी जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो पढ़े जाते हैं ताकि उसकी कंपनी का रियल वर्थ और वैल्यू पता चले।
तो ये स्टार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग कि आपने कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शंस इनकर की, आपने कुछ भी खरीदा, जैसे कि आप लोग घर पे अपनी जेब से, आप एज एन इंडिविजुअल भी अकाउंटिंग करते हैं और कंपनी भी करती है, पार्टनरशिप भी करती है, आप कुछ खरीदते हैं। तो हम एज एन इंडिविजुअल शायद हम रिकॉर्ड नहीं करते होंगे, मगर कंपनी ये रिक्वायरमेंट है कि रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे गुड्स बेचे, सर्विसेज दी, ली, जैसे हम एज अ फर्म है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो रिकॉर्ड की जाती होगी। तो रिकॉर्डिंग इज अ बेसिक फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का। दूसरा, क्लासीफाई करते हैं। जब पहला जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक डेबिट और क्रेडिट की सूरत में रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आप अपने बैंक का रिकॉर्ड देख लें, आप सबके पास आई एम श्योर बैंक अकाउंट्स होंगे। तो आप जो भी उसमें डिपॉजिट करते हैं तो वो एक डेबिट और क्रेडिट की सूरत में यहाँ निकालते हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। उसी तरह पहली वो रिकॉर्डिंग हो गई, फिर दूसरी है क्लासिफाइंग। तो एंट्री रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो एंट्री जिससे पर्टेन करती है वो वहीं एंटर होनी चाहिए। क्लासिफाई कर दें, ऐसे तो एंट्रीज, एक पीएसओ कंपनी है, करोड़ों एंट्रीज करती होंगे। अब वो एंट्री यूं लिखी जाए तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ से, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है कि हमने क्लासिफाई करना है कि ये एंट्री किस, ये कौन से एक्सपेंस से पर्टेन करती है, तो उस एक्सपेंस में उसके टी अकाउंट में अप्रोप्रिएट जगह बुक हो। तो आप जब जाएं कि कोई भी अकाउंट ओपन करें, डिफरेंट अकाउंट, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, इसी तरह कंपनी के डिफरेंट अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, एसेट्स के, हर चीज के अकाउंट्स होते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, और वहाँ अप्रोप्रिएट जगह। तो ये क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर दें, फिर समराइज कर दें, और फिर समराइज, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, ये समराइज होके एक स्टेटमेंट बनती है। इसके पीछे बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं। वो वहां से प्लस होकर माइनस होके, डिडक्ट होके, एडिशन और डिडक्शन होके वो एक सूरत में प्रेजेंट की जाती है। तो ये समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये है कि वो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई पूरे साल की, हर कंपनी का, हर किसी का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। किसी का जनवरी से दिसंबर होता है, तो किसी से जुलाई से जून होता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो उसका जो फिस्कल ईयर हम कहते हैं वो जुलाई से जून तक का होता है। बहुत सारी जैसे शुगर मिल्स हैं, तो उनका फाइनेंशियल ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वो शायद वो उसकी क्रशिंग सीजन के हिसाब से होता है, शायद सितंबर से प्रोबेबली स्टार्ट होता है। फिर बैंक्स हैं, बैंक्स का जुलाई से होता है। फिर बहुत सारी फर्म्स हैं जिनका जनवरी से होता है। तो हर किसी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो यहाँ पे तो नहीं आ रही ये, जैसे मैकेफी, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या सिलेक्ट करती है कंपनी, अब उनको क्या सूट करती है फाइनेंशियल ईयर, मगर वो 12 महीनों पे होगा। यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग है, हर कोई अकाउंटिंग कर रहा होता है, उसको या तो उसकी मिसकॉन्सेप्शन होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है जैसे। मगर हर इंसान अपनी लाइफ में ये अकाउंटिंग प्रोसेस जरूर फॉलो कर रहा होता है। फिर इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस कुछ देखें, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं जो एसईसीपी से रजिस्टर्ड हैं या पार्टनरशिप्स हैं, उनको लॉज गवर्न करते हैं। डिफरेंट लॉज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपको अकाउंटिंग करनी है, आपने ट्रांजेक्शन्स दिखानी है, क्योंकि आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है, और वो सबमिट करानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अब देखें, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी एक कंप्लायंस लॉज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉरपोरेट लॉ डील करता है। तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है नंबर वन, इसका पर्पस। दूसरा, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट ना भी है, आप एज एन इंडिविजुअल हैं, आप अपनी अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में काम आती है। आप, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, आप लिख लें। अगर रिकॉर्ड कर लें, अकाउंटिंग उसकी कर लें, तो आपको आइडिया होगा ना, आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि आज मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, या मेरे पैसों का कैश फ्लो कैसे है।
कहाँ से रहे हैं, जहाँ कहाँ रहे हैं एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर्स, फिर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। आगे जाके आपने अगर एसेट खरीदना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो वो आज आप अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखकर, जो आपने बुक कीपिंग की हुई है देख के अच्छा सा डिसीजन कर सकते हैं कि क्या मैं लीज कर सकता हूँ गाड़ी, क्या मैं महीने से 50,000 की लीजिंग की फी पे कर सकूंगा, जो भी चार्जेस हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, या मैं कैश पे ले सकता हूँ। तो आपकी बैलेंस शीट में आपके एसेट्स आ रहे होंगे कि मेरे पास कितने एसेट्स पड़े हैं, कैश कितना पड़ा है टोटल। तो मोस्टली कंपनीज डिसीजंस लेती हैं, उनको एक्सपेंशन करनी होती है, किसी भी कंपनी, पीएसओ है या शेल है या सीमेंट इंडस्ट्री है जैसे आजकल, वो अपनी फाइनेंशियल वर्थ देख के अपने एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं कि मैंने एक और प्लांट लगा देना है। तो प्लांट लगाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उनको क्या चाहिए, नंबर वन पहले तो ये देखेंगे हमारे एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स हैं वो कितना कमा रहे हैं, अर्न कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट देखना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे देखेंगे, वो अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉफिट देखेंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ से बनेगी, वो मैंने जैसे आपको बताया कि एंट्री से लेकर जनरल जनरल लेजर्स, लेजर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये डिफरेंट जो भी चीजें हैं, यहाँ से आके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनेगी। दूसरा वो प्लांट जो जिस पे वो कमा रहा है वो देखेगा कि उसका प्रॉफिट रेशियोज क्या आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो वो अपना वो कैपिटल देखेगा बैलेंस शीट से, कैपिटल मैंने पैसे कितने लगाए हैं, मेरे ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, मेरे एसेट्स कितने जनरेट हो चुके हैं आज तक, ये सारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वहां से एक डिसीजन उसका बनेगा कि मैं अर्निंग, मेरी अर्निंग कितनी है और मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ अपने कैपिटल पे। और दूसरा ये कि हम ये कह सकते हैं कि क्या दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं हर इंसान के पास, तो दूसरी जगह से वो चेक करेगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ, और मैं अगर यही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना रिटर्न आता, या मैं गवर्नमेंट के जैसे सेविंग अकाउंट्स में रख लेता तो मुझे कितना आता। तो वो एक सारी चीजें, सारे ऑप्शंस वर्कआउट करके वो प्लान कर सकता है कि नहीं मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तो मैं आगे एक और नया प्लांट लगा सकता हूँ। या वो ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं मैं अर्न नहीं कर रहा या मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो मुझे शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन का भी एक डिसीजन है कि मुझे ये जो बिजनेस है मैंने 5-10 साल तक चलाया, मगर अब मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर में ये आगे चलने जा रहा है। तो ये भी सारा उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, एंट्रीज से, उसके कैश फ्लो से, बैलेंस शीट से पता लगेगा उसको, किसी को भी डिसीजन। एग्जाम्पल तो मैं सारा बता चुका हूँ कि जैसे कोई कंपनी है जो गुड्स बेचती है तो उसकी सेल्स सेल्स जितनी भी होंगी, जैसे एक मेडिसिन कंपनी है वो मेडिसिन बेचती है, सेल करती है, तो वो सेल्स रिकॉर्ड करेगा, उसके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा। उस सेल को होने के लिए, करने के लिए उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस करते होंगे, फिर बहुत सारी फील्ड टीम हायर की होगी, उसके एक्सपेंसेस होंगे, एचआर के एक्सपेंसेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या उसको जो गुड्स उसने खरीदे हैं या उसने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं तो उसके एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सारे रिकॉर्ड करने होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट। अच्छा, ये स्लाइड मैंने बनाई है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स फाइलिंग, क्योंकि आपका कोर्स से पर्टेन करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज को टैक्स के ऊपर लेके जाए ना। क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर तो नहीं बनेंगे ना, आपको अकाउंटिंग नहीं करनी, ये क्लियर रख लेना। तो आपको अकाउंटिंग उतनी ही सीखनी चाहिए जितनी आपको अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। क्योंकि अकाउंटिंग अगर सीखनी है तो फिर आपको एक सेपरेट कोर्स लेना चाहिए फिर, जो पूरा इसी तरह 3-6 महीने या 10 महीने का होना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है और उसको हम 2-3 क्लासेस में कवर नहीं कर सकते। तो हम ये एक छोटा सा शॉर्ट क्रैश कोर्स कर लें कि सीटीए के अंदर हमने रखा है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि जो आपकी टैक्स की रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या चीज़ क्या कह रही है। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपकी अकाउंटिंग
सबसे पहले एक्यूरेट टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं कि टैक्सेबल किसी भी आपके पास फाइलिंग के लिए कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देगा जिसमें बैंक स्टेटमेंट देगा या और भी जो रिकॉर्ड है, अगर लेजर्स हैं कोई भी रिकॉर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, अगर बैलेंस शीट है, अगर वो कंपनी है, इंडिविजुअल है तो वो अपनी इंडिविजुअल की बैंक स्टेटमेंट, बैंक जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे, सैलरी स्लिप भी बैंक में आती होगी, यस सैलरी स्लिप इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, वो भी देगा। मतलब वो आपको अपने इनकम के सारे सोर्सेज बताएगा ऑन पेपर, वर्बली नहीं, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देगा आपको। और उसके साथ उसने जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए होंगे, एक्सपेंसेस किए होंगे, उसका भी कोई डॉक्यूमेंट देगा। वो ज्यादातर अगर बैंकिंग या कैश ट्रांजेक्शन है तो कोई लेजर या रजिस्टर पे उसने लिखे होंगे। कंपनी की सूरत में तो उसकी पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा। इंडिविजुअल का तो ज्यादा मेंटेन नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा हम बैंक स्टेटमेंट्स लेके रख लेते हैं और वहां से वर्कआउट करते हैं। आप इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लें तो आपने उनसे बैंक स्टेटमेंट्स, उसके 3 अकाउंट है, तीनों की बैंक स्टेटमेंट्स ली उस पीरियड की जिस पीरियड का आप टैक्स फाइल करना चाह रहे हैं। तो उसमें से आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसमें से उसके एक्सपेंडिचर्स वर्कआउट करेंगे कि कौन से उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन सी उनकी इनकम के कंपोनेंट वहां पे आ रहे हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं किसी के, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, उसकी बिजनेस इनकम हो सकती है, दूसरा उसकी सैलरी है तो वो सैलरी हो सकती है, या कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसकी डिफरेंट। तो आप उसके एक्सपेंडिचर्स को अलग करेंगे, जो रिसीट्स आई होंगी अलग करेंगे, रिसीट्स को टैग करेंगे कि कौन सी रिसीट किस चीज से पर्टेन करती है। कोई रिसीट उसका लोन भी हो सकती है, कोई बैंक में कोई रिसीट आ रही है वो उसकी इनकम भी हो सकती है, वो सैलरी हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, या किसी ने किसी से लोन लिया है टेम्पररी, या लोन रिटर्न आया है वो हो सकता है। तो ये आपको टैक्सेबल इनकम तक ले आएंगे। अकाउंटिंग बेसिकली आपको टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करनी पड़ेगी कि उसकी इनकम, उसके एक्सपेंडिचर। आप देखें बहुत सारी जो इनकम है उस पर डायरेक्ट रेट लग जाता है, जैसे सैलरी है तो आप सिंपल सैलरी स्लिप्स लेके या बैंक से उसकी सैलरी इनकम, यस सैलरी इनकम आप वर्कआउट करके उस पे जो भी उसके स्लैब में आती है वो आप स्लैब लगा देंगे। ये एक टैक्सेबल इनकम उसकी वर्कआउट कर देंगे। अगर बिजनेस इनकम है तो फिर कैसे वर्कआउट करेंगे, एनी आइडिया? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे? अकाउंटिंग करेंगे ना, बेसिकली कैसे अकाउंटिंग करेंगे? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट उसका देखेंगे, आप सेल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा दुकान है तो उसका उसकी साल की सेल्स देख लेंगे आप कितनी है। फिर क्या उससे माइनस क्या करेंगे, सेल्स तो आ गई। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, परचेजेस उसने जितनी भी की। अच्छा, परचेजेस जो हैं वो सारी तो उसने सेल नहीं की ना, तो आप कैसे माइनस करेंगे सेल्स में से? यस, हाँ, किसी भी दुकान की एक ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे आप, राइट। फिर उसमें ऐड करेंगे परचेजेस उसने पूरे साल में। देखिए स्टार्ट ऑफ द ईयर किसी भी जगह पे आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि उसका जुलाई फाइनेंशियल ईयर है, तो जुलाई 1 को उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब हर दुकानदार अपने इन्वेंट्री तो काउंट करता है, बहुत कॉमन सी चीज है। नहीं भी करता तो वो अंदाजा होता है उसके पास। मगर ज्यादातर छोटे मोटे दुकानदार हर साल को अपनी क्लोजिंग और क्लोजिंग करते हैं, तो वो किसी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग अगले साल की फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग हो गई ना। मतलब मैं 30 जून 2024 को अगर मैंने क्लोजिंग कर ली अपनी कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है किसी भी शॉप की, तो वो जुलाई में ओपनिंग हो गई। क्लियर? तो जुलाई की जो ओपनिंग हो गई वो आप रखेंगे। फिर वो उसने पूरे आगे के पूरे साल में जितने भी परचेजेस किए वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? वो फिर जून में जो आप क्लोजिंग करेंगे उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब वो लेस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। मगर एक एक दो चीजें और भूल गए कि समटाइम्स क्या होता है कि रिटर्न भी होती हैं, सेल्स रिटर्न हो जाती हैं तो वो सेल्स से माइनस हो जाती हैं। परचेजेस रिटर्न भी होती हैं कि आपने परचेजेस की मगर वापस कर दी।
तो वो आपने परचेजेस से माइनस करनी होती है, वो भी वहां लेस करनी होती है अकाउंटिंग में। ये बेस्ट। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी वो देखें आप यहाँ पर करें या नीचे आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस करेंगे ना, अभी तो हम ग्रास प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी बिजनेस का। तो ग्रास प्रॉफिट को डिराइव करने के लिए सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया आपने, राइट। फिर ये एक आपकी नेट सेल्स आ गई। ये उसने साल में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेट सेल्स इतनी की, ये लॉक हो गई एक, ये एक चीज लॉक हो गई। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट करना होता है। तो उसको कैसे लॉक करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, इन्वेंट्री कितनी थी उसके पास, फिर उसने पूरे साल में कितनी खरीदी वो ऐड कर देंगे। परचेजेस रिटर्न उसमें से माइनस कर देंगे। कोई भी चीजें खराब निकल आई, कंपनी को वापस कर दी, एक्सपायरी हो गई वापस हो जाती है समटाइम्स कंपनी को, परचेजेस रिटर्न, तो वो माइनस कर दी। फिर उसमें हम ऐड करते हैं, सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे जो नेट बैलेंस आ जाता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे डिस्काउंट्स भी होते हैं, वो भी इसी जगह ही माइनस। और दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं ना, देखें। एक डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं, एक डिस्काउंट आप देते हैं। लेट्स से कि आपका मेडिसिन की दुकान है, तो आपने मेडिसिन खरीदी। अब जब आपने परचेजेस देखें, परचेज एमआरपी पे करते हैं ना, मगर आप जब परचेजेस करते हैं तो वो एमआरपी पे नहीं आ रही होती, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी आपको आ रहे होते हैं साथ में। तो डिस्काउंट वो लेते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, और डिस्काउंट देते भी हैं, आपको भी देते हैं। बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि 10% मेडिसिन पे डिस्काउंट दिया जाता है आप जब करते हैं जो रिटेल प्राइस के ऊपर, तो वो भी माइनस और एड और माइनस होते हैं। वो आगे आएंगे तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि उसकी टैक्सेबल इनकम को डिराइव करने के लिए, तो ये ग्रास प्रॉफिट आ गया। ग्रास प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब आगे और सारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या एफबीआर ने आपको अलो किया हुआ है, बिजनेसमैन को अलो किया हुआ है कि वो माइनस कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से, वो चाहते तो ग्रॉस प्रॉफिट पर आपका टैक्स लगा देते, मगर उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं, नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगाया है। तो नेक्स्ट प्रॉफिट को डिराइव करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसमें से बहुत सारे जो बिजनेस रन करने के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने रेंट पे करना है एक शॉप का, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, गैस का बिल पे करना है, या फिर अगर उसने एक दो लड़के रखे हुए हैं एम्प्लाई रन करने के लिए बिजनेस, तो सैलरी और वेजेस वो माइनस हो सकती हैं। और इसके अलावा और कोई यूटिलिटीज हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी गैस, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टेशनरी है बिजनेस में, कमीशनिंग, हाँ हो सकती है। अगर वो अगर सेल करने के लिए कोई कमीशन पे कर रहा है, आगे से उसने एक लड़का रखा हुआ है जिसको कह रहा है कि जाके तुम मेरे गुड्स सेल करके आओ, तो मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा अपनी सेल पे, तो वो उसका एक्सपेंस है और वो माइनस कर सकते हैं। मगर हर आइटम का, बहुत सारी चीजें चीजें जो हैं वो एफबीआर अलो नहीं करती, वो हमीद शेख साहब आपको पढ़ाएंगे, वो इनकम टैक्स उनका डिपार्टमेंट है। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे एक्सपेंडिचर अलाउबल है, आप माइनस कर सकते हैं। इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम डिराइव करने के लिए बहुत सारे नहीं भी हैं, मगर वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हैं एक्सपेंडिचर्स, मगर टैक्स अलो नहीं करता उनको। तो इसलिए इनकम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए इनकम डिफरेंट हो जाती है, टैक्सेबल इनकम डिफरेंट हो जाती है। तो इसको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं, कि हम उनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेके और उसको टैक्सेबल इनकम तक डिराइव करते हैं कि कौन सी चीजें वहाँ ऐड होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी यहाँ पर। एसेंशियल, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस है, एसेंशियल फॉर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। देखें, एफबीआर किसी भी बिजनेस को कहता है कि भाई आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखेंगे रेडी, हम कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो नोटिस इशू कर सकते हैं, तो ये एक लॉ रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी हमने पहले भी पढ़कर आए थे कि देखें, कंप्लायंस लॉज रिक्वायरमेंट जरूरी है हो, मगर इसके अलावा भी
कंपनी के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट कहाँ से उसको पता चलेगा अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं रखेगा। बहुत सारी दुकानें ऐसे ही काम करती हैं, उनको पता ही नहीं होता कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं साल में। मगर जहाँ भी पार्टनरशिप्स होती हैं, दो बंदे आते हैं, एक ने इन्वेस्टमेंट की और एक ने दुकान रन करनी है छोटी सी, तो वहां पे आप देखेंगे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हैं। वो एटलीस्ट सेल्स रख देते हैं, परचेजेस रख लेते हैं, बेसिक बेसिक सी। वो अपनी स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं साल में कि हमारा स्टॉक इतना है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस उनका आ जाता है, तो वो वहां से बाकी यूटिलिटीज एक्सपेंडिचर वो तो बैंक अकाउंट्स के थ्रू या कैश के थ्रू, मतलब वो इनफ्लो और आउटफ्लो रखते हैं। कम से कम इनफ्लो के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आउटफ्लो पैसे कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट ये रखते हैं। वहां से वो वर्कआउट कर लेते हैं प्रॉफिट किसी तरीके से। वो अकाउंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी यूज ना करते हो, मगर वो किसी न किसी तरह वो वर्कआउट कर लेते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट है। क्योंकि उन्होंने शेयर करना है प्रॉफिट, मैंने और आपने अगर शेयर करना है तो वो रख लेते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आ- आगे एग्जांपल देते हैं। ये हम बात कर चुके हैं कि यूजिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू फिल आउट टैक्स रिटर्न्स। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, अगर उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं होगी, आप बना के देंगे क्या? आपको आपका फिर अकाउंटिंग वाली जॉब हो जाएगी। और यही पाकिस्तान में ज्यादातर यही होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन उनकी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या टैक्स अकाउंटिंग आप ही करके देते हैं। आप वर्कआउट करके, और फिर हालांकि होना ये चाहिए कि वो आप वो बताए ना आपको, आपने तो सिर्फ रिटर्न फाइल करनी है। बताना उसको चाहिए कि ये मेरे इतने एसेट्स हैं, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपको आके लिस्ट दे और आप उसका जस्ट रिटर्न ओपन करें पोर्टल और फाइल करें। मगर यहाँ पर टैक्स प्लानिंग सारी आप करके देते हैं, टैक्स एडवाइजर करके देता है। वो सिर्फ उससे मांगते हैं कि हाँ मुझे क्या देना है, वो भी आप डिमांड करते हैं। फाइनेंशियल बैंक यार, बैंक स्टेटमेंट भेज दें आप, सैलरी स्लिप भेज दें, अगर आप करते रहें टैक्स फाइलिंग तो यही चीज़ है। अच्छा, ये टैक्स टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूं कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। कि उसमें फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, उस रिकॉर्डिंग भी होती है, समराइजिंग भी होती है, डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रेगुलेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं। वो बताते हैं कि हर हर चीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। प्रेजेंट प्रेजेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डेप्रिशिएट कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। स्टॉक्स कैसे मेंटेन करने, बेड डेट्स हो जाते हैं, आपने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया और वो रिकवरी नहीं हो रही वहां से, तो वो बेड डेट्स हो जाते हैं, डेट्स बेड डेट्स। तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है कि कैसे उसको डील किया जाता है, उसका एक्सपेंस आउट कैसे करते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन है वो फेयर हो। किसी एक साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना आ जाए और किसी एक साल में बहुत ज्यादा लॉस ना आ जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइनेंशियल, जिनका इम्पैक्ट अगर किसी एक साल में पूरा का पूरा ले लें तो वो लॉस में चली जाएगी फर्म। और ये अच्छी चीज नहीं होती किसी के लिए भी, क्योंकि किसी भी फर्म कंपनी ने आगे जाके लोन्स लेने होते हैं या लोन्स लिए होते हैं बैंक से या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अगर लॉस आएगा तो आइंदा उसको कौन लोन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप 5 साल की उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि कितना प्रॉफिट कर रही है। फिर इन्वेस्टमेंट्स जिसने करनी है उस कंपनी में, वो कौन इन्वेस्ट करेगा अगर उसके 5 साल की उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेगा? तो अकाउंटिंग जो बॉडी है, बोर्ड है ऊपर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, उसने इस चीज को मेक श्योर किया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अभी डिसाइड नहीं होती, आगे जाके डिसाइड होती हैं। जैसे आपने किसी को क्रेडिट दिया 10 लाख रुपए, उसने क्रेडिट पे गुड्स आपसे खरीद लिए, आज सेल्स रिकॉर्ड हो गई, देखें क्रेडिट सेल्स हो गई आज रिकॉर्डिंग, मगर उसने 5 लाख आपको दे दिए स्लोली ग्रेजुअली 1 या 2 साल में, या 6 महीने का अगर वो टाइम पीरियड था। फिर आगे जाके उसने 6 महीने के बाद पेमेंट करना, डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो
जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बताते हैं कि इसको किस तरह एक्सपेंस आउट कर दें, क्योंकि लॉस हो गई ये आपकी इरिकवरेबल हो गया। 5 लाख नहीं मिलने आपको। अब 5 लाख नहीं मिलने तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, ताकि वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा बर्डन ना आए और प्रॉफिट जो है वो अंडरस्टेट ना हो जाए, कम ना हो जाए। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। और आप अगर गूगल करेंगे और डाउनलोड करना चाहें तो किसी भी जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी आसानी से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आ जाती है, बैलेंस शीट भी आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाती है, नोट्स टू द अकाउंट्स भी आ जाते हैं। ये पूरी एक बुकलेट की तरह बनती है और ये प्रिंट होती है, और ये जहाँ जहाँ जैसे एसईसीपी में सबमिट होती है या रजिस्ट्रार में उसकी सबमिशन होती है लॉस कंप्लायंस है तो वो कंप्लायंस करती हैं बहुत सारी बड़ी कंपनीज। और फिर उसके बेसिस पर वो डिविडेंड भी पे करते हैं। आपने अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं तो डिविडेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पे होते हैं ना। Yes, sir। फिर एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टाइप होती है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे इसका आपसे इतना कंसर्न नहीं है, मगर हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, नेट सेल्स, क्रेडिट। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करते हैं। ये अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है, कोई चीज बन रही है, तो वो उसके बनने बनने का पूरा प्रोसेस, उसकी जो जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं ताकि उसकी कास्ट वर्कआउट हो सके, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूल्स के तहत और उसकी प्रेजेंटेशन के तहत बनती है। उसमें आपको बताया जाता है आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो वो आपने रिकॉर्ड किया, फिर उसको प्रोसेस में डाला। अब किसी कंपनी के 10-10 प्रोसेस होते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल्स भी डिफरेंट चेंज होते जाते हैं, तो उसकी उसका ट्रीटमेंट, उसका ईयर एंड पे, क्लोजिंग ईयर पे उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस तक ही होते हैं, वो फिनिश गुड्स तक नहीं आते। फिनिश गुड्स तक तो आ गए तो आपने उसको उसकी वैल्यूएशन भी कर ली। अगर वो रॉ मटेरियल है अभी प्रोसेस में है, 30 जून को लेट से क्लोजिंग है, और बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है और फैक्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है। अब सीमेंट फैक्ट्री में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जिसपे बहुत सारा काम हुआ है, अनफिनिश्ड है, मगर आपने उस पर एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो उसकी कैसे कॉस्टिंग करेंगे। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी ना। अब वैल्यूएशन फेयर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम रॉ मटेरियल जितना डाला है वही। देखिए उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, बहुत सारा लेबर लगा होगा, मशीनरी यूज हुई होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई होगी। तो बहुत सारे, इसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो बहुत सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। लेबर इज अ वेरिएबल ओवरहेड। किसी चीज को बनाने के लिए लेबर का जो जितना टाइम है, उसको जितने वेजेस मिले हैं, वो सारी एक कॉम्प्लेक्स वर्किंग है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है। उसमें इसका फायदा ये है कि बजटिंग होती है, आगे जाके कॉस्ट एनालिसिस होती है, फोरकास्टिंग करते हैं। ये बहुत सारा इंटरनल यूज के लिए काम आता है। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे तो किसी भी, फॉर एग्जांपल एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या लॉन्च कर चुके हैं, तो उसकी कॉस्टिंग वर्क वर्कआउट करना है, कितने में पड़ रही है, सेल्स की प्राइस क्या रखनी है, डिसीजन लेना है कि ये मुझे, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग 10 रुपए में पड़ रही है, तो हम इसको सेल्स प्राइस, इसकी एमआरपी क्या रखें, रिटेल वैल्यू क्या रखें। तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आती है। बजटिंग में काम आती है कि अगले साल के लिए आपने बजट रखना है, तो आप किस किस चीज का क्या क्या रखेंगे। इन्वेंट्री मेंटेनेंस में काम आती है, कितनी इन्वेंट्री रखेंगे, रॉ मटेरियल कंजप्शन कितनी होगी, तो उसके लिए आपको अलाइन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फोन किया, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो बस रॉ मटेरियल आ गया एक दिन में, और नहीं आया रॉ मटेरियल तो क्या बंद कर देंगे आप फैक्ट्री। बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, अगर उसको एक दिन के लिए भी बंद कर दें या 1 मिनट के लिए भी बंद कर दें तो रीरन करने के लिए बहुत सारी मिलियंस ऑफ रुपीस की कॉस्ट आती है। और अगर रॉ मटेरियल ना हो तो उसको बंद करना पड़ता है, मशीनरी खाली नहीं चला सकते।
जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर की जो पूरी चेन है, अगर गन्ना नहीं पहुंचे शुगर इंडस्ट्री को, तो वो बंद कर देंगे उसको, फिर दोबारा रनिंग में लाने के लिए इसको टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी। तो इसका मतलब है कि शुगर इंडस्ट्री को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो गन्ना है, रॉ मटेरियल है, वो टाइम पर उसको पहुंचता रहे। तो आप देखेंगे, आपने अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो कि जब जब सीजन होता है, क्रशिंग सीजन कहते हैं, तो ट्रक्स की लाइंस खड़ी होती हैं शुगर मिल्स के बाहर। वो इनकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है बेसिकली। वो एक ट्रक वहां जाती है लाइन में, वो अनलोडिंग करती है, ऑफलोड होती है, फिर वापस जाती है, फिर दूसरी जाती है। वो पूरी लाइंस किलोमीटर तक होती है समटाइम्स। अगर आपने अगर विटनेस किया हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो किलोमीटर्स तक ट्रक्स खड़े होते हैं। क्योंकि वो अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा वहां पर, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो मिलियंस ऑफ रुपीस की उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन करनी पड़ेगी। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है या रोल होता है। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसी तरह रॉ मटेरियल बिल्कुल बहुत ही स्पेसिफिक होके अगर स्प्लिट करें तो इंटरनल लेवल पे जाता है। ये मतलब इवन लेबर्स, डिफरेंट लेबर्स जो होती हैं, तो लेबर की भी क्लासेस, स्टेजेस बनाई जाती हैं। ये स्किल्ड लेबर है तो इसके वेजेस इतने होंगे, ये अनस्किल्ड है, ये सेमी स्किल्ड है, इसको थोड़ा बहुत काम आता है। कोई एक लेबर है कि जो मशीनरी की रिपेयर जानती है, तो वो स्किल्ड लेबर है। एक ऐसी लेबर है जिसने बोरियां उठा के वहां रखनी है, वो अनस्किल्ड लेबर है, उसको नहीं आता। तो मतलब माइन्यूट लेवल पे वर्किंग की जाती है ताकि वो एग्जैक्ट कॉस्ट का पता चल सके किसी भी स्टेज स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। तो टैक्स अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी काफी देर तक के। जो आप लोग काम करेंगे वो टैक्स अकाउंटिंग होगी। किसी भी क्लाइंट का काम आप करेंगे, उसकी टैक्स प्लानिंग करेंगे और टैक्स अकाउंटिंग करेंगे। आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप उसके टैक्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो टैक्स अकाउंटिंग में आ सकता है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स डिसीशंस वो लेगा आगे जाके, कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होती, उसके प्रॉफिट्स, या उसके प्रॉफिट टैक्सेबल होते हैं मगर लो रेट पे होते हैं। ये सारी टैक्स प्लानिंग और टैक्स अकाउंटिंग में आते हैं। आप इवेंचुअली उसकी टैक्सेबल इनकम बनाएंगे कि कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा और कितना लगेगा, ये रिटर्न फाइल करेंगे। ये सारा टैक्स अकाउंटिंग का प्रोसेस। आई थिंक आप इनकम टैक्स तो कंप्लीट कर चुके हैं ना पूरा मॉड्यूल। तो आप लोगों को समझ में आ रही है बातें, या थोड़ी थोड़ी कोई भी? जी, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे आप? ठीक है। अच्छा, अब आज, हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं कि डिडक्शंस और जो क्रेडिट्स होते हैं टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज। बहुत सारी एफबीआर आप फॉलो करता है, आपने इनकम टैक्स पढ़ा है कि बहुत सारे जैसे डोनेशंस आप देते हैं, तो बहुत सारे डोनेशंस जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं उस पर टैक्स नहीं है। राइट, तो आप अगर किसी क्लाइंट को, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड को नहीं दे रहा, डोनेशन दे रहा है मगर रजिस्टर्ड को नहीं दे रहा, जिसका उसको टैक्स बेनिफिट ही नहीं हो रहा, राइट, उस पर भी वो टैक्स दे रहा है। तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, यार ये लिस्टेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं 20 तरह की, आप वहां जाएं, उनको डोनेशंस दें। तो इसका ये फायदा होगा कि ये आप हम आपकी टैक्सेबल इनकम जब वर्कआउट करेंगे तो ये डोनेशंस माइनस हो जाएंगे, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर टैक्स नहीं है। इसी तरह बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ एसेट्स खरीदे जाते हैं, गाड़ी खरीदी किसी कंपनी ने, या लैपटॉप खरीदा, या एसेट्स खरीदे, तो उसको एक्सपेंस आउट करने का एक तरीका होता है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। क्योंकि एफबीआर डिपार्टमेंट वो ज्यादा एक्सपेंडिचर अलो करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वो कम एक्सपेंस आउट होता है। जैसे कि एक्सपेंस करने के तीन
मेथड्स होते हैं बेसिक। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, आपने पढ़ा है, आप बताएं। बैलेंस। हाँ, लेबर आवर्स। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का। स्ट्रेट लाइन आपने डिसाइड किया कि हम मैं हर साल 10% इसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा। अब 1 लाख, 10% उसका 10,000 हो गया, तो आपने 1 से 10 साल में उसको एक्सपेंस आउट करना है। 10 साल में हर साल 10,000 10,000 10,000 करके उसका एक्सपेंडिचर डाल दिया डेप्रिसिएशन का। तो आप याद रखेंगे, जब आप किसी चीज को एक्सपेंस आउट करेंगे तो वो आपके इनकम से माइनस हो रही होती है, तो इनकम कम होती जाएगी ना। ये तो चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम को कम करेगा। कोई भी एक्सपेंडिचर हम डालेंगे किसी भी बिजनेस में, एक या किसी आप किसी घर में आप कोई एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपकी जो इनकम है उसको कम करेगा। तो बिजनेस इनकम में ने डिसाइड किया कि मैंने एक एसेट खरीदा। अब एसेट 1 लाख का वैल्यू है, तो ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ना टैक्स के ट्रीटमेंट में, दोनों के ट्रीटमेंट अलग है। वो अलो करते हैं कि ये पूरा 1 लाख आपका उसी साल उसी दिन का उसी साल का एक्सपेंडिचर है। नहीं है। वो उसकी जो वेल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एक गाड़ी है तो मैं भी एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ आप डिसाइड कर लेंगे 10 साल है। ठीक है, तो आप 10 साल में उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। मगर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो 3 मेथड बताता है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के एक बेसिक सा एसेट है, उसको स्ट्रेट लाइन कर देना, हर साल इक्वली एक्सपेंडिचर उसका डाल दें, इक्वल कर दें इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब कि 1 लाख का है तो 10 10 10 हजार, या 25 25 25 हजार। 4 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, लैपटॉप है, मैंने कहा कि इसकी 4 साल यूजफुल लाइफ है, 1 लाख का है, 25 25 25 हजार। 25,000 ईयर 1 में जिस साल मैंने खरीदा, 25 साल अगले साल में, 25 साल तीसरे साल में, और 25 साल चौथे साल में मैंने एक्सपेंडिचर डाल दिया उसका। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। मगर एफबीआर उसको मे बी डिफरेंट ट्रीट करे, आपको बेनिफिट दे। मुझे जहां तक याद है कि शायद वो 50% अलो करती है ईयर 1 में। तो आप उसका बेनिफिट लेंगे ना। ईयर 1 में वो अलो करती है। अगर आप टैक्स प्लानर हैं किसी के, तो आप कहेंगे यार मैं पहले साल इसके 50,000 एज ए एक्सपेंडिचर डाल देता हूँ। तो क्या उसका फायदा होगा? ये फायदा होगा कि इसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, उसके ऊपर टैक्स कम आएगा। ये आपकी टैक्स प्लानिंग है, ये आप गाइड करते हैं छोटे मोटे। अच्छा, ये हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, ये 3 चीजें होती हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, ये याद रख लें कि एसेट्स बराबर होने चाहिए लायबिलिटीज और प्लस इक्विटीज। ये 2 साइड्स होती हैं किसी भी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में। एक साइड होती है एसेट्स की और दूसरी साइड होती है लायबिलिटीज और इक्विटीज की। इक्विटीज वो होती है चीज जो आप अपना पैसा लगाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में कैपिटल बता रहा हूँ, कैपिटल इज इक्विटी। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए से आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो आपकी 10 लाख रुपए इक्विटी हो गई। या कोई कोई कंपनी है, जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो वो शेयर्स सेल करती हैं, राइट, शेयर्स इशू करते हैं, और आप लोग खरीदते हैं। तो वो शेयर्स जितने उसने इशू किए, इशू शेयर्स, वो इक्विटी साइड में आ जाते हैं। वो कैपिटल साइड की है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपकी जितने भी आपने लोन्स लिए या आपने परचेजेस क्रेडिट पे ली। आप अगर छोटा सा बिजनेस करते हैं, आपने परचेजेस, रॉ मटेरियल, या आप दुकान चलाते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्रेडिट्स में, तो वो लायबिलिटी साइड में आती हैं जो आपको पे करनी है। लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आपने परचेजेस की। अब इसमें देखें, एसेट्स में 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक करंट और नॉन करंट एसेट्स हम कह सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स कहा जाता है। उसको क्लासिफिकेशन एसेट्स में कैश, जो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, वो भी एसेट होता है। ये करंट एसेट्स में आ जाते हैं। जो लिक्विड हो, करंट एसेट्स वो होते हैं जो लिक्विड हो। अच्छा, इसमें फर्दर फिर लिक्विड एसेट्स
हम अगर डिफाइन करें करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वो हों जो एक साल या एक साल के बाद कम से कम उसकी एक साल की लाइफ हो। इसी तरह लाइबिलिटीज में भी करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो शायद एक साल के बाद आपको पे करनी हो, और करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो एक साल के अंदर तक आपको पे करनी हो। आप आपने 6 महीने के लिए जैसे क्रेडिट लिया, किसी से क्रेडिट परचेजेस ली या 3 महीने के लिए, तो ये करंट लाइबिलिटीज हो गई। मगर आपने किसी से लोन लेके रखा हुआ है और उसको एक साल या 3 साल या 5 साल में पे करना है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। इसी तरह एसेट्स में भी इसी तरह है कि फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो आप जैसे कि ये लैपटॉप है। फिक्स एसेट्स स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नंबर वन उसकी एक हेडिंग में आते हैं, पीपीज, पीपीई कहते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो भी है वो फिक्स एसेट में आती है। प्लांट है, मशीनरी है, फिक्स एसेट्स है। इक्विपमेंट जो भी है वो फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जो करंट एसेट्स में आएंगी, आपको ही बताएं। कैश और बैंक मैंने बताया, इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल्स। आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने परचेजेस की हुए हैं क्रेडिट पे, उसी उसका बिल्कुल रिवर्स है ना, आपने किसी को क्रेडिट पे दी हुई है कोई चीज, और वो क्रेडिट उसका शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, 3 महीने 6 महीने, तो उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं अकाउंट टर्मिनोलॉजी में, कि आपने अकाउंट रिसीवेबल, कोई चीज किसी के अगेंस्ट आपने रिसीव की है, रिसीव करनी है, और उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अगर आप नोट कर लें, अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। और करंट एसेट्स, हाँ, सॉरी, हाँ, नहीं देखिए, जो भी करंट एसेट्स जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ गया, गुड्स भी आ गए, वो करंट एसेट्स। ठीक है, आगे। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाती हैं चीजें। अच्छा, इक्विटीज में मैंने आपको बता दिया कि शेयर्स आपने अगर इशू किए हैं, कैपिटल कोई रेस किया हुआ है, कैपिटल रेस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, शेयर्स इशू करना इज वन ऑफ देम। इसके अलावा हाँ, बॉन्ड्स भी होते हैं। आप नीचे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इफ कंपनी हैज $200,000 इन एसेट्स एंड 120,000 लायबिलिटीज, इक्विटीज 80,000, ये उसकी देखें, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको डिफाइन कर रहा है बेसिकली, कि आपको अगर वर्कआउट, मैं आपको अगर लाइबिलिटीज दूं और इक्विटीज दूं तो आप एसेट्स वर्कआउट कर सकते हैं। कोई भी इन तीनों में से दो चीजें मैं आपको दूं तो तीसरी आप वर्कआउट कर सकते हैं इजीली। तो इन चीजों को हम बाद में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में डिफाइन करूंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में देता जा रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज का। एसेट्स को, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, बुक कीपिंग, जो हम अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये बुक कीपिंग किस तरह होती है, देंगे दो तरह के तरीके होते हैं। बेसिक जो हम करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आप अपने घरों में या किसी रजिस्टर में करते हैं, तो वो एक सिंगल एंट्री होता है। आपने एक्सपेंडिचर किया, लिख लिया कि ये मैंने एक्सपेंडिचर किया, ये सिंगल एंट्री है। मगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। जैसे कि आप अपने बैंक का एग्जांपल ले लें, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है आप सबने, तो आपके बैंक में, जो आपका बैंक है वो आपका एक अकाउंट मेंटेन करता है, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है। जितने भी डिपॉजिट्स करते हैं तो वो एंटर करता है, जितने भी विड्रॉल्स करते हैं वो एंटर करता है, ये डबल एंट्री है। इसी तरह हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, कोई भी सिंगल एंट्री नहीं होती। वो किसी चीज को बढ़ाएगा या किसी चीज को कम करेगा, जो या तो वो एसेट को बढ़ाएगा या एसेट लाइबिलिटीज को बढ़ाएगा। कोई भी रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, जैसे कि कोई भी एग्जांपल दें एंट्री का, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसकी एंट्री किस तरह होगी। अच्छा, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो डेबिट और क्रेडिट की सूरत में होता है ना। आप देखेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है।
CR DR लिखा होता है। CR इज अ क्रेडिट, DR इज अ क्रेडिट, वो छोटे लफ्जों में बैंक बैंक स्टेटमेंट में लिखा होता है। राइट। हाँ, आप क्या कह रहे थे, सॉरी। हाँ, कैश, कैश डिपॉजिट, हाँ। देखें, इसकी जो डबल एंट्री बनेगी कि आपके पास कैश इन हैंड था, और आपने वो कैश इन हैंड लेके कैश एट बैंक कर दिया। इसको मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ना, हम इस कैश एट हैंड यूज करते हैं। जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश एट हैंड। और जो बैंक में पड़ा हुआ है कैश, उसको यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी कैश इन बैंक। ठीक है। तो आपके पास कैश इन हैंड था, और आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसकी डबल एंट्री किस तरह होगी, बताएं कोई एक्सप्लेन, सर बताएंगे। हाँ, कैश कैसे कम हो जाएगा, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश, सॉरी। हाँ, देखिए, एसेट्स अगर बढ़ता है ना, अगर इंक्रीज करना है किसी अकाउंट में, तो वो डेबिट होगा। एसेट, याद रख लें, चाहे वो करंट एसेट, करंट हो या नॉन करंट हो। एसेट अगर बढ़ेगा तो वो डेबिट करेगा। आप थोड़ा सा माइंड में ये चीज हमेशा रखिएगा। एसेट अगर बढ़ेगा किसी ट्रांजैक्शन की सूरत में, तो इसका मतलब कि वो डेबिट हो रहा है। और जहां पे कम हो रहा है, जिस जगह एसेट, इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है। तो जहां पे आपने कम किया आपने एसेट को, ये दोनों एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं दोनों क्लासिफिकेशन में। तो कैश इन हैंड आपका क्रेडिट हो गया, कैश एट बैंक डेबिट हो गया। राइट। मगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है बैंक में, डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा होता। देखें, वो जो बैलेंस आ रहा होता है वो बैंक के माइंडसेट से सोचें। वो अकाउंट बैंक का है, आपके नाम पे है। तो आप जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक उसको क्रेडिट ट्रीट करता है। आपके लिए वो डेबिट है, मगर बैंक के लिए क्रेडिट है, क्योंकि उसने पैसे देने हैं आपको। वो उसका क्रेडिट बैलेंस वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो जो स्टेटमेंट है वो बैंक के सिनेरियो में देखें, उसकी लायबिलिटी है, उसका एसेट नहीं है, इसलिए वहां क्रेडिट बैलेंस। एसेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रिवर्स है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। और कम होगी लायबिलिटी तो डेबिट करेंगे। और एसेट उसका रिवर्स है। ये दोनों हम आप माइंड में बना लें कि ये रिवर्स है, एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स है। एसेट लायबिलिटी, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको दूं, तो आप फौरन माइंड में ये बनाएं कि ये, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये एसेट है, लायबिलिटी है, या इक्विटी है। इक्विटी में बाद में आते हैं, अभी मैं एसेट और लायबिलिटी की बात कर। आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स से कि आपने आइडेंटिफाई किया ये एसेट है। तो एसेट, अब उस ट्रांजैक्शन में आप दूसरा स्टेप ये लेंगे कि आप सोचेंगे माइंड से कि इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इधर वो बढ़ेगा या कम होगा किसी ट्रांजैक्शन की सूरत में। अगर वो बढ़ रहा है एसेट, तो डेबिट होगा। सिंपल, आप डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट एंट्री हो जाएगी। अगर कम हो रहा होगा एसेट, तो क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। मगर लायबिलिटी की सूरत में रिवर्स होगा। तो जब आप पैसे जमा कराते हैं बैंक अकाउंट में, तो आपके लिए वो डेबिट है। बैंक बैंक डेबिट हो गया आपका। मगर क्योंकि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो बैंक के सिनेरियो में आती है, बैंक के लिए वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है। आपने पैसे दिए हैं, वापस वो लेंगे आप उनसे। बैंक के पैसे नहीं है, आपने उसके पास डिपॉजिट कराए हुए हैं। तो बैंक के, वो इसलिए वो उसकी रिवर्स अकाउंटिंग है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। तो हमेशा जो कॉमन मैन है वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि यार मैंने पैसे जमा कराए बैंक में, बैंक तो मुझे क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा, नहीं, डेबिट होगा। याद रखें, वो उसने अपनी अकाउंटिंग की है, बैंक ने अकाउंटिंग की है। आपके लिए वो अकाउंटिंग थोड़ी कर रहा है। आपने तो खुद करनी है, आप अपने पास अकाउंटिंग। तो हर ट्रांजैक्शन जो डबल एंट्री बुक कीपिंग में डेबिट और क्रेडिट होगी। एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंस होगा,
लायबिलिटी होगी, एसेट होगा, जो भी कैश ट्रांजैक्शन हैंडलिंग होगी, जो भी एंट्री होगी वो डेबिट या क्रेडिट होगी। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एंट्री रिकॉर्ड होती है। और फिर आगे उसकी आगे उस बेसिक एंट्री रिकॉर्डिंग से फिर आगे किस लेजर में जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर ये आगे जाके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होती है, और बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। दूसरा दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है कैश वर्सेस एक्रूअल। कैश अकाउंटिंग सिस्टम, हम अपने घर का जैसे कैश अकाउंटिंग सिस्टम होता है। एक्रूअल देखें, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उसमें कैश फौरन नहीं आता, या कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मगर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है इमीडिएटली। उसको एक्रूअल रिकॉर्डिंग कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैश अकाउंटिंग सिस्टम चलाती है, वो एक्रूअल बेसिस पे नहीं रन होती। वो जब पैसा आता है तो रिकॉर्ड करते हैं, जब जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ चलते हैं। एक्सपेंडिचर होता है तो करते हैं, नहीं होता। इवन हम गवर्नमेंट में ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बजट नहीं है, मगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, सामान मैंने स्टेशनरी खरीदनी है, मैंने ऑर्डर भी दे दिया, स्टेशनरी बिल भी, स्टेशनरी आ भी गई, इवन इन्वेंट्री हमारे पास पहुंच भी गई, तब तक भी वो रिकॉर्डिंग नहीं होती जब तक मैं उसको कैश पे नहीं करूंगा। ये कैश अकाउंटिंग यही होती है, जहां पर कैश जब तक पे नहीं होगा तब तक कोई ट्रांजैक्शन या एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मगर एक्रूअल में ऐसा नहीं होता। एक्रूअल में ये होता है कि जब ट्रांजैक्शन इनकर होती है तब रिकॉर्डिंग हो जाती है। लाइक कि आपने, आपके पास छोटी सी एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं कि एक शॉपकीपर, जैसे गली मोहल्ले का शॉपकीपर होता है, उसके पास एक बंदा चला जाता है, उसके पास एक, हर हर घर का एक, पुराने जमाने में होता था कि वो कोई भी बच्चा जाता था, सामान ले आता था, वो लिख लेता था अपने बुक में, और बाद में उसके फादर या पेरेंट्स आके महीने के एंड पे वो जो भी है उसकी पेमेंट कर देते थे। अगर एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करें तो उसने जब सामान दिया, आपको गुड्स सेल किए, तो उसने उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेने चाहिए थे। ये एक्रूअल बेसिस पे कैश नहीं आई। उसने क्या किया कि आपका एक अकाउंट बना दिया, और आपके सेल्स उसने क्रेडिट कर ली, और डेबिट आपका अकाउंट कर दिया, या वाइस वर्सा। ठीक है, ये सेल्स और परचेजेस में होता है, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इन डिटेल में जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई, डबल एंट्री। दो पार्टी, हमेशा डबल एंट्री में दो पार्टी रिकॉर्ड होती हैं। देखें, वो सेल्स उसने कर ली, तो सेल्स रिकॉर्ड हो गई, और फिर आपकी आपकी तरफ से कैश नहीं आया, तो आप क्या करें, वो उसने आपको क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, तो आप अकाउंट उसके बाद रिसीवेबल हो गए। मतलब अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपने पैसे देने उस बंदे को या शॉपकीपर को, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली ऑन बुक्स। तो ये एक्रूअल अकाउंटिंग हो गया। कैश बेसिस अकाउंटिंग है कि जब तक वो कैश नहीं देगा तब तक आप अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, मतलब सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे लेट से, जब तक पैसे नहीं आएंगे। तो पैसे आने पर जब रिकॉर्डिंग हो तो उसको कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं, और जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल इनकर होने पे अकाउंटिंग हो तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। कि आपने गुड्स तो दे दिए, तो एक्रूअल कहता है कि जैसे ही आपने गुड्स उनको दे दिए और वो लेके चला गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, तो आप रिकॉर्ड कर लें। सेल्स आपने रिकॉर्ड कर ली, अब डबल एंट्री में कैसे करेंगे, कैश तो नहीं आया उसके अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट, तो उसने कहा कि उस पार्टी को आप अकाउंट रिसीवेबल कर दें, उसके अगेंस्ट पे कर दें। वो अकाउंट रिसीवेबल उसका एसेट हो गया। हमने शुरू में बात की थी, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स में आता है, क्योंकि उसने 10 दिन में, 15 दिन में, या 30 दिन में, जो भी उसके टर्म्स हैं उसके साथ एंगेजमेंट के, उसने पे करने। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर में कैश अकाउंटिंग चलती है, मगर कॉरपोरेट सेक्टर में एक्रूअल अकाउंटिंग होती है, और ये रिक्वायरमेंट है। एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम उसने चलाना है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जब वो ट्रांजैक्शन होगी, जिस दिन होगी वो उस दिन इनकर होगी, क्योंकि इसके प्रॉफिटेबिलिटी के इशू आ जाते हैं। अगर कैश बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कैश आता है 6 महीने के बाद,
अब सेल्स रिकॉर्ड होगी 6 महीने के बाद, तो उसका उस सेल का प्रॉफिट भी 6 महीने के बाद रिकॉर्ड होगा। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कारपोरेट कंपनीज को कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन सेल्स हुई, एक्चुअल इनकम हुई, उसी दिन आप रिकॉर्ड करें और उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी शो करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरव्यू, ये मैंने आपको काफी बार बार हम रिपीट करते रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टर्म है, उसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि आपका प्रॉफिट या लॉस का स्टेटस क्या है, कि प्रॉफिट किसी कंपनी ने किया है या लॉस कर रही होगी, लॉस मेकिंग होगी। बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल वर्थ बताती है, पोजीशन, कि उसके बेसिकली टोटल एसेट्स कितने हैं, पैसे कितने हैं उसके पास, एसेट्स कितने हैं, लाइक उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है। लेट्स से कि किसी के पास 1 करोड़ के एसेट्स तो हैं मगर लाइबिलिटीज 2 करोड़ की पड़ी हुई हैं, और उसने कैपिटल भी डाला हुआ था 50 लाख का। तो तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो कैसी हुई आपके सामने? मैचिंग ही नहीं हुई। मतलब वो लॉस कर रहा है। लॉस, जब भी कोई कंपनी लॉस करती आएगी तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती जाएगी, खराब होती जाएगी। देखें कि पैसे तो मिल जाते हैं ना किसी तरीके से, लोन्स हो जाते हैं, या आप क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हैं तो बहुत सारे क्रेडिटर्स रेज हो गए, उनकी लाइबिलिटीज हो गई क्रिएट। फिर बहुत सारे आपने लोन्स लेके रखे हुए हैं। तो फाइनेंशियल, अगर आप प्रॉफिट्स करेंगे तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी नजर आएगी, उनके आउटलुक बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि उनके एसेट्स बनते हुए जाएंगे, लाइबिलिटीज कम होंगी। अच्छा, तीसरा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है कंपनीज को। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपके फ्यूचर जो डिसीजन मेकिंग है वो कैश फ्लो बेसिस पे होती है, कि आपके पास कितने पैसे होंगे नेट, साल में कितने थे, आगे कितने होंगे, आप एंटिसिपेट करते हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस की नहीं होती, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। प्रॉफिटेबिलिटी भी शो हो रही होती है, बैलेंस शीट भी शो हो रही होती है, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, जहाँ से कैश आ रहा होता है या कैश जा रहा होता है। देखें, बैलेंस शीट में आपकी एसेट बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, मगर बहुत सारे पैसे हैं लोगों के पास, लोग पैसे अभी दे नहीं रहे आप लोगों को, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो पैसे नहीं आएंगे। यहाँ कैश की पोजीशन अच्छी नहीं होगी उनकी, उस कंपनी की। जब कैश की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो वो आगे उसकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगी आगे जाके, कि उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल खरीदना होगा, तो उसके लिए पैसे उसको चाहिए होंगे। या अगर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कर रहा है तो सबसे पहले वो अपना कैश फ्लो देखेगा कि आगे मुझे कैश कितना कितना आ रहा है, जो मैं आगे लगा सकता हूँ एज अ कंपनी। यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है कि मुझे कैपिटल रेज करना चाहिए, मेरा कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो मैं और शेयर्स इशू कर देता हूँ कंपनी के लिए, क्योंकि मुझे आगे जाके एक्सपेंशन करनी है। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म के डिसीजन होते हैं। ये तीनों चीजें मिला के एक डिसीजन होता है, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जब आप शेयर्स खरीदते हैं, जो बड़ी कंपनीज मर्जर्स खरीदती हैं, वो तीनों चीजें देखती हैं। ऐसा तो नहीं है ये भी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रही हो, बैलेंस शीट भी अच्छी नजर आ रही हो, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं आ रही, उसके पैसे ही नहीं आ रहे उसके पास। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, मगर एक्चुअल जो इन रियल टर्म जो पैसे हैं वो आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, रिसीवेबल ज्यादा है, या बहुत सारे और मसले मसाइल हैं, या आपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने होते हैं समटाइम्स, तो वो एसेट्स डिस्पोजल में आपके पैसे फंस रहे हैं या डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आती हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाहिद चीज है जिसमें ऑपरेशंस, जो आप कंपनी के ऑपरेशंस हैं उसके कैश की पोजीशन, इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी पोजीशन, और इसके अलावा ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, और इसके अलावा जितने भी
फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की किसी भी एसेट्स में। तो डेप्रिशिएट आप करते हैं एक्सपेंडिचर, वो एक्चुअली कैश तो नहीं होता ना। कैश तो आपने जब परचेज किया कोई भी एसेट, खरीद लिया, तो उस वक्त कैश फ्लो हुआ ना उस पूरे एसेट का। मगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैश एक्सपेंस आउट जब आप करते जाते हैं तो एक्चुअली वो कैश तो नहीं जा रहा, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। कैश तो आप एक दफा दे चुके, मगर वो जो 1 लाख रुपए है वो एक्सपेंस नहीं था, वो एसेट था। तो आपने जो परचेज की वो बैलेंस शीट में एसेट आ गया। लेट से कि आपने एक मशीनरी खरीदी, वो 1 करोड़ की थी, वो यहाँ आ गई। उस वक्त कैश आउट हुआ एक दफा, आपने पैसे देकर मशीनरी खरीदी। मगर जो आप उसका डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे इम्पेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट को कम करेगा ना। कोई भी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट को कम करेगा, जो जो एक्सपेंडिचर आप बढ़ाएंगे वो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से या अमोर्टाइजेशन की वजह से, वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसी तरह बहुत सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये एग्जाम्पल है एक इनकम स्टेटमेंट का या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, कि कोई एक कंपनी है जिसके रेवेन्यूज लेट से 1 लाख रुपए या 1,100,000 के हैं। तो उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखें, ये इसमें ये रेवेन्यू, ये एक कंपोनेंट है, इनकम स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट है, इसको वर्कआउट करना पड़ता है। ये डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता, ये सेल्स से रेवेन्यू आएगा ना, ये सेल्स रेवेन्यू है। तो सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि इसमें से अगर सेल्स रिटर्न आई है तो वो माइनस हुई होंगी। नेट सेल्स या रेवेन्यू जो है वो नेट सेल्स का आता है। आपने सेल्स की, फिर सेल्स रिटर्न भी होती है, हर कंपनी की होती है, ये बहुत ऑर्डिनरी सी प्रैक्टिस है। तो विद इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर सेल्स रिटर्न आई तो रेवेन्यू आ गया यहाँ पर। या आपने अगर डिस्काउंट्स भी दिए तो वो भी माइनस हुए, क्योंकि आपने सेल किया, तो डिस्काउंट एक सेपरेट हेड है, तो वो भी माइनस हो गया। तो यहाँ ये पूरा कंपोनेंट का ये वर्कआउट होके आया हुआ है एक रेवेन्यू। और ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसमें बहुत सारी, जैसे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था ना, ओपनिंग स्टॉक किसी भी कंपनी का, फिर परचेजेस, फिर डिस्काउंट्स अगर हमने लिए हैं। यहाँ पे तो डिस्काउंट दिए होते हैं जो पार्टीज को, मगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने जो परचेजेस किए हमने भी तो डिस्काउंट लिए होंगे, वो भी आगे माइनस होती हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है कि आपके पास सारा स्टॉक तो जो खरीदा वो सेल नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपोनेंट आएगा। तो रेवेन्यू से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मगर ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट आपकी। फिर आपको गवर्नमेंट अलो करती है एफबीआर के, आप बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स माइनस कर सकते हैं, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो फिर नेट इनकम आती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, जैसे वेजेस, सैलरीज, आपने एम्प्लाई रखे हुए हैं उनकी सैलरीज पे कर रहे हैं, तो वो सैलरीज ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होंगी, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आती, तो इसलिए आप उसके ऊपर टैक्स भी नहीं होता। फिर हमने यूटिलिटीज की भी बात की थी, कि जैसे बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अच्छा, वर्क प्लेस का घर की यूटिलिटीज नहीं आएंगी इसमें। ऐसा ना हो कि वो ओनर अपनी घर की बिजली का बिल भी यहाँ माइनस कर दे, वो बिजनेस के होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये सारे एक्सपेंडिचर यहाँ घर के उसने सर्वेंट्स रखे हुए हैं तो वो यहाँ माइनस नहीं होंगे। बिजनेस पे जो उसने एम्प्लाई रखे हुए हैं वो उसकी सैलरीज और वेजेस। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत, उनके जो अकाउंट्स होते हैं बड़े क्लब किस्म के होते हैं। इनकम, उस बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंडिचर को घर के एक्सपेंडिचर के साथ मिलाया होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगी, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको, उसकी नेट इनकम
निकालने के लिए। तो आपको ये प्रोसेस पूरा आएगा तो आप सेग्रीगेट करेंगे ना, आप बताएंगे ना कि यार ये जो बिजली का बिल है ये एफबीआर में एडमिसेबल नहीं है, इसको आप साइड कर लें, आप एक्सक्लूड करेंगे। तो आपको आएगा, ये नॉलेज होगी तो आप कर सकेंगे ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें टैक्स पर्पस के लिए या अकाउंटिंग पर्पस के लिए डिडक्ट हो सकती हैं, वो आप रिड्यूस करेंगे। देखें, ये नेट इनकम है, और इसके बाद ये नेट इनकम बिफोर टैक्स भी हम कह सकते हैं ना। इसके बाद टैक्स। तो हाँ, आपके एंगल से देखा जाए ना, तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप आपका ज्यादातर क्लाइंट का फोकस या आपका फोकस ये होना चाहिए ना, किसी तरह ये कम हो। ये कम होगा तो फिर टैक्स, उसकी लायबिलिटी भी कम होगी ना, उसने टैक्स भी कम पे करना होगा। तो लीगली हम कैसे कम कर सकते हैं, इलीगल हम बात नहीं कर रहे, लीगली कैसे कम कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, कौन से एक्सपेंडिचर्स अलो हैं, जितने मैक्सिमम डाल सकते हैं मैक्सिमम डालें ना, यहाँ रिफ्लेक्ट कराएं और इसको कम करते जाएं। जितनी उसकी इनकम कम शो होगी उतना उसका स्लैब कम आएगा, स्लैब कम आएगा, उसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। वहाँ पे जो इनकम टैक्स में तो आपको बताए गए होंगे ना डिडक्टेबल कौन से अलाउंसेस बिजनेस इनकम के। आपने पढ़े, याद नहीं है? एम्प्लाइज, एडवर्टिजमेंट्स, मार्केटिंग, एडवर्टिजमेंट, मगर उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। अ, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे दिखाएं कि आपने $1 लाख रेवेन्यू करने के लिए $80,000 का की मार्केटिंग कर दी। वो तो एफबीआर नहीं करेगा ना। तो एक सर्टेन परसेंटेज तक वो उस क्लेम को एडमिट करेगा ना। तो एफबीआर भी जब ऑडिट करेंगे आपके कंपोनेंट्स को, तो वो ये जरूर चीजें देखेंगे कि आपने एक्सपेंडिचर्स कितने डाले हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक जगह है, एक शॉप है उसमें 4 एम्प्लॉइज हैं तो आपने वहाँ 20 एम्प्लॉइज दिखाए हों उनकी सैलरी और वेजेस। तो एक तो वो भी ऑडिट भी तो कर सकते हैं ना एफबीआर। तो वो रीजनेबल होने चाहिए सारे एक्सपेंडिचर, जरूरी है। अगर रीजनेबल नहीं होंगे तो आप फिर आपको टैक्स नोटिस आ जाएगा, आपके क्लाइंट और परेशान हो जाएंगे, ऑडिट खुल जाएगा। लीगल तरीके से जितने कम हो सकते हैं आप करें, इलीगल तरीका ना अडॉप्ट करें। आप वैसे ही खुश हो जाएगा आपका क्लाइंट, आप अगर लीगल वेज उनको बताएंगे। टैक्स कम करने के लीगल वेज, जैसे मैंने आपको डोनेशन की मिसाल दी, डोनेशन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है एफबीआर की, एफबीआर में भी है, गिवन किस कोई क्लास है, अगर उनको वो डोनेशन देगा तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएंगी उसकी इनकम से, उस पर टैक्स नहीं आएगा। तो उसका फायदा है, उसको शायद पता नहीं था, आपने उसको बताया कि यार ये जो आप डोनेशन दे रहे हैं या चैरिटी जो कर रहे हैं, वो आप जो बिल्कुल नॉन रजिस्टर्ड और ऐसी कंपनीज को दे रहे हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं जहाँ पे आपको फायदा भी नहीं हो रहा है। इससे बेहतर है कि आप, जैसे आगा खान ट्रस्ट है मेरे ख्याल से वो रजिस्टर्ड है, आप उसको दें, या जो भी रिनोन है जो एफबीआर उसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ, वर्कर वेलफेयर फंड, जैसे अगर आप एम्प्लॉइज रखते हैं। हाँ, आप अगर एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं तो उनके लिए वर्कर्स वेलफेयर या प्रोविडेंट फंड किस्म की कोई स्कीम भी ला सकते हैं, तो उनको उस स्कीम की मद में जितनी पेमेंट करेंगे वो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ पे एग्जेम्पशंस हैं। और ये ज्यादातर इस तरह के बहुत सारे वेलफेयर के काम कर भी रहे होते हैं, बहुत सारी बिजनेसेस एम्प्लॉइज के लिए बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं, मगर वो अनऑफिशियल किस्म के होते हैं कि एफबीआर में उनको फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आप अपने क्लाइंट को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह इसको, इस मैकेनिज्म को बनाएं, एक वर्कर्स वेलफेयर फंड बना दें, उसके थ्रू अगर उनकी हेल्प करें। अच्छा, ये बैलेंस शीट की एक मिसाल है।
अच्छा, आप अपने मोबाइल से कोई भी डाउनलोड करके देख भी सकते हैं ना, एक सैंपल बेसिस पे, या हम यहाँ भी रन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी दिखाने के हवाले से कि दिखने में कैसी है। अच्छा, ये एसेट्स हैं, एसेट्स की दो क्लासिफिकेशंस थी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो ये दोनों मिला के टोटल एसेट्स बन जाते हैं। अच्छा, एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स दोनों मिला के टोटल एसेट्स बन जाते हैं। लाइबिलिटीज, अगर हम लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स से तो नेट एसेट्स हो जाएंगे। और ये इक्विटी, इक्विटी पे अब अभी तक हम आए नहीं है। मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि जो कैपिटल होता है या इन्वेस्टमेंट आप रेस करते हैं शेयर्स इशू करके, वो इक्विटी में आता है, कैपिटल आपका जो आपने लगाया है। लाइबिलिटीज भी इसी तरह होती हैं, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इमीडिएटली मुझे कितने पैसे देने हैं, विद इन 3 मंथ्स, विद इन अ ईयर मुझे कितने पैसे देने हैं, या विद इन अ ईयर मेरे पास कितने पैसे आने हैं। तो करंट एसेट्स का मतलब ये है कि या तो वो पैसे होंगे कैश, या कैश इक्विवेलेंट होंगे, कैश बैंक में पड़ा है या कैश आपके पास पड़ा है, इसके अंदर होगा। मगर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप कैश विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर भी आ रहा होगा, तो आपको पता होगा कि ये पैसे मेरे कैश कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। और ये नॉन करंट एसेट्स, मेरे पास कितने फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं, तो ये तो फिलहाल कैश में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसमें इन्वेंट्री भी होती है करंट एसेट्स में, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो 3-6 महीने में सेल हो जाएगी या विद इन फाइनेंशियल ईयर सेल हो जाएगी, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। इन्वेंट्री जल्दी ही सेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको 3-4 साल लगेंगे कैश में कन्वर्ट होने के लिए। फिर लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज, आपको आइडिया होता है कि यार मुझे अभी इमीडिएटली कितने पैसे, ये कंपनी के लिए इमीडिएट है ना, साल, 6 महीने, 3 महीने, ये इमीडिएट है कि मुझे अभी कितनी पेमेंट्स मेरी ड्यू है, मुझे आनी देनी है आगे जाके। तो वो एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसी के लिए भी। और इक्विटी तो ये हर किसी को पता होना चाहिए ना कि हमने पैसे कितने लगाए हैं, हमारे पास बिजनेस में टोटल कितने पैसे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ये तो इसकी फॉर्म है ना, इक्विटी में से वो एसेट्स में उसने कन्वर्ट किए हैं कुछ पैसे। और एक ये जो लाइबिलिटीज उसने क्रिएट की हैं वो भी इक्विटीज की वजह से ही क्रिएट की है ना, उसके पास पैसे थे तभी किसी कंपनी ने उसको ट्रस्ट करके और पैसे दिए हैं ना आगे जाके, तभी वो लाइबिलिटी, लोन या लोन ऐसे ही तो कोई नहीं उठा के दे देता, आपके पास जीरो इक्विटी हो यहाँ पे। वो लोन तब आपको देगा जब आपकी फाइनेंशियल वर्थ या पोजीशन देख रहा होगा आगे जाके। तो ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए इस तरह नजर आती है। तो हम आगे जाके देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये 3 कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे दिखाना है। देखिए, हमने बात की कि हम कंपनीज में, कॉरपोरेशंस में एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग चलती है। एक्रूअल बेसिस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कैश नहीं होती, ट्रांजेक्शन इनकर हुई, जैसे सेल्स आपने कर दी मगर आपने क्रेडिट पे की है सेल्स, तो उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब वो वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ कैश नहीं आएगा। मगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये ये पोजीशन सिर्फ कैश पोजीशन देखने के लिए है कि मेरे पास पैसे कितने हैं इस वक्त अवेलेबल है। तो ऑपरेशंस में जो आप जितने भी, जो भी कंपनी का मेन ऑपरेशन है उसके कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट, कंपनी भी तो इन्वेस्ट करती है ना आगे जाके, या कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसे आ रहे होंगे, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो पैसे जा रहे होंगे, आउटफ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो। फिर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग ये इक्विटी से रिलेटेड है। फाइनेंस आप रेज करते हैं, जैसे शेयर्स आपने इशू किए फर्दर, तो ये फाइनेंसिंग की कराई आपने अपनी कंपनी में। तो यहाँ नेट कैश फ्लो आपको पोजीशन बताएगा कि आपकी कैश की पोजीशन क्या है। यहाँ जितनी अच्छी होगी तो इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है या फर्म अच्छी जा रही है। कैश पोजीशन हेल्दी होनी चाहिए, अगर हेल्दी नहीं है, प्रॉफिट भी कर रही है, बैलेंस शीट भी बड़ी अच्छी शो कर रही है, मगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है,
कैश इमीडिएट बताता है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कैश आपका खराब हो रहा है। तो आगे जाके इसका मतलब सबसे पहले ये अफेक्ट होगा कैश, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अफेक्ट होगी, उसके बाद जाके बैलेंस शीट अफेक्ट होगी लॉन्ग टर्म में। ये शॉर्ट टर्म में आपको बता देगा पहले साल में ही कि आप कैश की पोजीशन बहुत खराब है। इसका मतलब ये है कि आपकी या तो रिकवरीज नहीं आ रही, तो आगे जाके अगर रिकवरीज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि टर्म्स जो जो थे वो टर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे। 3 महीने की सेल्स की थी बेसिस पे कि 3 महीने में आपने रिकवरी पैसे वापस करने हैं, वो नहीं कर रहे तो वो 6 महीने या 9 महीने लगा रहे हैं। या आगे जाके वो डिफॉल्ट कर देंगी वो पार्टीज, तो वो आगे जाके जब डिफॉल्ट करेंगी तो वहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अफेक्ट होगा, और फिर आगे जाके बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बैलेंस शीट पे आएगा। आपके इक्विटी कम होती जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगी। तो इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पे आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की। आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी को गाइड करना चाह रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, लास्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, उसकी शेयर प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रही, या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। तो ये सारी यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा। ये स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स अप और डाउन होते हैं ऐसे ही थोड़ी होते हैं। या तो ये ये जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ये बताते हैं ना, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये बड़ा अच्छा कर रही है। कोई भी कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आना चाहिए। नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये है कि कंपनी फिर आगे नहीं ग्रो करेगी, शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, फिर वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी आगे जाके। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश नहीं आ रहा होगा तो वो डिविडेंड कैसे पे करेगा, वो भी तो कैश में पे करने हैं उसने। अच्छा, ये नेक्स्ट एक स्लाइड हमने बनाई है, रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टैक्स प्लानिंग। क्या आप आपके टैक्स प्लानिंग में क्या रोल हो सकता है इन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देखिए, मैंने कोई 10 दफ़ा आपको यही एक्सप्लेन किया कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट में हेल्प करेगी। वहाँ से जो नेट इनकम है वो आप ड्रॉ करेंगे, उसको ड्राइव करके टैक्सेबल इनकम तक ले जाएंगे, फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे ना। फिर बैलेंस शीट हेल्प करती है ट्रैक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर कैपिटल गेन्स कैलकुलेशंस। कैपिटल गेन्स भी तो होते हैं ना, आपको कैसे पता किसी कंपनी का कैपिटल गेन बट भी तो टैक्सेशन है। तो उसने कितने में खरीदा था, कितने में सेल किया, कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ, वो तो बैलेंस शीट से आइडिया होगा ना। बैलेंस शीट में वो उसकी प्राइस जितने में वो खरीदा था वो वहां से आप डिराइव करेंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल एक मशीनरी खरीदी थी उसने 10 करोड़ की, वो बाद में जब सेल की तो वो 20 करोड़ की हो गई। समटाइम्स हो जाता है। या कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 करोड़ की, वो जब सेल की तो 15 करोड़ की थी। तो जो जितने भी कैपिटल गेन्स हैं इस पे कितना टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स फिक्स्ड है। आपने पढ़ा पढ़ा होगा उसका कोई, याद नहीं है। रेट्स तो आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। देखिए, आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, रेट्स आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप टैक्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपके सामने क्लाइंट आए तो 5 मिनट में आप उसको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बता दें। रफ रफ वर्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, फेयर तो आप वो जब बैठेंगे लैपटॉप लेके कैलकुलेट एक्सेल शीट पे, मगर आपको बेसिक रफ आइडिया तो होना चाहिए ना कि इसका रेट ये, इसका रेट ये, इसका रेट ये। वे आउट दे दें 5-10 मिनट में, आप कैसे कन्विंस करेंगे। तो आपको रेट तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और आपको फोकस्ड होना चाहिए कि रेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो आपको याद होने चाहिए अब इस साल में ये थे, इस साल में चेंज हो गए। ये चीज़ बहुत मस्ट है आपकी फील्ड के लिए, रेट्स। मैंने आपसे पूछा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, आपको बताना चाहिए किस जैसे प्रॉपर्टी पे ये है, आपको याद होना चाहिए। वो पूरा एक कार्ड होता है ना, टैक्स कार्ड, हर साल इशू करती हैं डिफरेंट फर्म्स कंपनीज, क्यों करती हैं वो
वो उसको आप रेफर करते रहें और उसको याद कर लें। इवन जो सैलरी के स्लैब्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए कि 6 लाख पर एग्जेम्पशन है तो 6 लाख से एक ब्रैकेट्स 12 लाख की ब्रैकेट पे 7.5% प्रॉब्लली है। ये याद होना चाहिए टैक्स लायबिलिटी आपको। मतलब आप न्यू मोबाइल निकालें, उस पर कैलकुलेटर निकालें, किसी की भी रफ कैलकुलेशन करके उसको दे दें कि आपका कम से कम मिनिमम ये तो बनेगा। फर्दर आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो पता लगेगा, मगर मिनिमम तो ये होना चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन की जैसे मैंने बात की, या अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स, ये ये क्योंकि टैक्स में डिफरेंट होते हैं और अकाउंटिंग में डिफरेंट होते हैं, तो इसका इम्पेक्ट प्रॉफिट पे आता है, नेट इनकम पर आता है। तो नेट इनकम पे टैक्स पर्पस पे डेप्रिसिएशन कम अलो की जाती है, और एक्चुअल जो टैक्स पर्पस में ज़्यादा होती है तो उसमें टैक्स इनकम कम हो जाती है। इसलिए ये अफेक्ट करती है, इसलिए आपको टैक्स प्लानिंग आनी चाहिए या टैक्स अकाउंटिंग आनी चाहिए, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आप जब कंपनी क्लोज करें, सो अच्छा, मैसेज आ गया है, क्लोज कर देते हैं, फिर कल करेंगे। अब ठीक है, हम क्लोज कर देते हैं, मगर बात ये है कि आप थोड़ा सा देखें, ये एक नया सब्जेक्ट है ना, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और डेबिट क्रेडिट ये चीज़ें तो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू करना। ऐसा ना हो कल भी आप वापस आए तो ब्लैंक ही हो। थोड़ा सा आप रिव्यू करके आए इसमें, थोड़ा सा पढ़कर आए, जरूरी है, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा, आप ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहेंगे। आई सजेस्ट कि जो मैंने